हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे चैनल पर CTI इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो 500 प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, यह सीरीज फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है, क्योंकि यह सीरीज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर हमने 500 क्वेश्चन की क्या सीरीज स्टार्ट किया है, और इस सीरीज का हमारा आज 16वां क्लास है। इसके पहले हमने 15 क्लास क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड समय पर मिलने वाली अपडेट मिलती रहे। और कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को CTI इंट्रेंस से रिलेटेड चाहिए, CTI कॉलेज से चाहिए या CTI के बारे में चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने क्लास की तरफ। तो यह जो क्लास हमारा है, यह 500 प्रश्नों की जो सीरीज है, इससे आप लोगों को हम 5000 क्वेश्चन तैयार करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे जितने संभवतः क्वेश्चन बनने वाले हैं हम पूरी तरह आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। इसके पहले हमने 240 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 240 क्वेश्चन। हमारा आज 20 डेली का हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट है। कितने का? 20 क्वेश्चन का टारगेट। आज हम 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन से आप लोगों को हम 100 क्वेश्चन तैयार करवाएंगे। बस आप लोग वीडियो को देखिए और आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे हम 100 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो दिया गया है सोल्डरिंग। सबसे पहले यहाँ पे सोल्डरिंग की बात कर दिया है। सोल्डरिंग से क्वेश्चन बनता है कि सोल्डरिंग कैसा ज्वाइंट है। सोल्डरिंग हमारा सेमी परमानेंट ज्वाइंट है, क्योंकि इसमें हमारा जो पार्ट होता है वह सेफ रहता है और फास्टनर ख़राब हो जाता है। तो सोल्डरिंग सेमी परमानेंट ज्वाइंट है। और सोल्डरिंग के लिए हम लोग लेड और टीन का जो सोल्डर होता है हमारा, लेड और टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसमें लेड हमारा 37% होता है, और टीन कितना होता है हमारा? टीन हमारा 63% होता है। ठीक है। अगर सामान्य सोल्डर की बात करेगा तो लेड और टीन का अनुपात 50-50% का क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है। इसके बाद जो सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है, जो हमारा जो सोल्डरिंग आयरन होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, इसकी बिट हमारी किसकी बनाई जाती है? तांबे की बनाई जाती है, क्योंकि यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग फ्लक्स की बात करता है। फ्लक्स से भी क्वेश्चन बनता है। तो फ्लक्स इसमें बोल रहा है कि फ्लक्स, तो सबसे पहले जान लीजिए फ्लक्स का उपयोग क्या होता है। फ्लक्स का उपयोग जो होता है वह ऑक्सीडेशन को रोकता है, जिसके द्वारा हमारा जो जोड़ बनता है क्या बनता है? मजबूत बनता है। ठीक है। तो फ्लक्स में हमारे दो तरह के फ्लक्स होते हैं, एक केरेसिव फ्लक्स होता है और एक नॉन केरेसिव फ्लक्स होता है। जो केरेसिव फ्लक्स होता है उसमें हमारे अम्ल और क्षार की मात्रा पाई जाती है। जो हमारा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हमारे केरेसिव फ्लक्स हैं, और रेजिन हमारा नॉन केरेसिव फ्लक्स है। केरेसिव फ्लक्स का उपयोग विद्युत के कार्यों में नहीं करते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन, स्टील की सोल्डरिंग के लिए क्या करते हैं? तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड। किसका? अमोनियम क्लोराइड। कहीं अगर बात करेगा आयरन और स्टील के लिए आप लोग हमेशा कहेंगे क्या? अमोनियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, आयरन और स्टील के लिए अमोनियम क्लोराइड। और जिंक के लिए आपको पता ही होगा, जिंक के लिए हमारा पीतल और टिन, और पीतल हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा टिन हो जाएगा। यह किसके लिए हो जाएगा? आपके जिंक क्लोराइड के लिए हो जाएगा। और रेजिन का उपयोग हम लोग, रेजिन को सुहागा भी बोलते हैं, रेजिन को हम लोग सुहागा भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम लोग बिजली के कार्यों के लिए करते हैं। किसके लिए? बिजली के कार्यों के लिए। बिजली के कार्यों के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? रेजिन का उपयोग करेंगे। यानी आपको सोल्डरिंग लगभग में पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ये ना देखिए कि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, बस आप लोगों को ये देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और सभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है? सोल्डर हमारा क्या होता है? प्योर मेटल ऑफ एलॉय। प्योर मेटल का एलॉय होता है। एलॉय का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर कोई नई धातु बनाते हैं तो इसको हम लोग एलॉय बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो जो हमारा लेड और टिन होता है यह शुद्ध होता है। क्या? लेड और टिन का जो एलॉय है यह क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे रिविट टॉपिक आ गई, तो रिविट के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। रिविट हमारा कैसा जॉइंट होता है? रिविट हमारा भी सेमी परमानेंट जॉइंट होता है और इसका यूज हम लोग करते हैं दो या दो से अधिक पार्टों को आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए रिविट का यूज करते हैं। ठीक है, और रिविट हमारी बनाई जाती है माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील कॉपर एल्युमिनियम की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। आप लोग किसको प्रेफरेंस करेंगे? माइल्ड स्टील को प्रेफरेंस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास के एक सर्कल चाप बनाने के लिए करते हैं? अब यहाँ पे बात कर रहा है शीट मेटल की, यानी शीट मेटल जो होता है हमारा, उसमें हम लोग चादरों के द्वारा विभिन्न आकार की वस्तुएं बनाते हैं। तो इसमें हमारा जो ट्रेमल होता है यह क्या करता है? बड़े चाप के लिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, कि बड़े वृत्त के चाप के लिए हम लोग ट्रेमल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिविट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अब फिर यहाँ पे रिविट की बात की है और ये आप लोगों को 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन हमेशा एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि यह जो हमारी प्लेट है, ये हमारी 2 प्लेटें हैं। हमें 2 प्लेटों का क्या करना है? जोड़ना है। इसमें हमने रिविट लगा दिया, इसमें हमने रिविट लगा दिया है। रिविट का जो एक सिरा पहले से ही हेड क्या हुआ है? बना हुआ है, और दूसरे सिरे पे हमें क्या करना है? हेड बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी रिविट इस प्रकार कुछ लगी है। सबसे पहले डाली ऑप्शन में दिख रहा है, डाली का उपयोग करते हैं हम लोग हमारी जो रिविट के हेड को सुरक्षित रखने के लिए या सहारा देने के लिए हम लोग डाली का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग नीचे डाली लगा दिए जिससे हमारा हेड खराब नहीं होगा। ठीक है, अब ड्रिफ्ट का उपयोग तो हमारा जिसको लगाने से पहले ही जब कोई 2 होल होते हैं, जो इसमें जो होल होते हैं इनको अलाइन करने के लिए, होलों को क्या करने के लिए? अलाइन करने के लिए, सीध मिलाने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का उपयोग कर रहे थे। अब इसके बाद हमारा आता है रिविट सेट। जो हमारा रिविट सेट होता है, इसको जब हम लोग ऊपर इसमें लगा देते हैं, ऊपर लगा देंगे रिविट सेट को, तो रिविट सेट हमारा क्या करता है? ये रिविट को क्या करता है? ठीक प्रकार से सेट करता है, यानी एक सही पोजीशन में लाता है रिविट सेट। अब उसके बाद जो रिविट स्नैप होता है रिविट के हेड को बनाने के लिए, यह कुछ इसी प्रकार होता है, यह गोलाई में होता है, यह कुछ इस प्रकार गोलाई में हो जाएगा। यह क्या करेगा? रिविट के हेड को, जैसे हमारी यह रिविट का हेड है, इसको क्या करेगा? यह कुछ गोलाई में होगा, रिविट के हेड को क्या करेगा? बना देगा पूरी तरह। यानी ध्यान से देखिए, डाली रिविट के हेड को सहारा देने के लिए, ड्रिफ्ट छिद्रों को अलाइन करने के लिए, रिविट को सेट करने के लिए, और रिविट से रिविट के हेड को बनाने के लिए। सब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर शीट मेटल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो शीट मेटल की बात कर रहा है, शीट मेटल में ग्रोवर का उपयोग क्या किया था? ग्रोवर जो होता है ये हमारा एक हैंड ग्रोवर आता है, उसके द्वारा हम सीम को क्लोज करते हैं। जो हम जोड़ बनाते हैं उसको ठीक प्रकार से दबाने के लिए हम लोग ग्रोवर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे जिक्र कर रहा है शीट मेटल से एक क्वेश्चन है, एक पच के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेप का प्रयोग करते हैं? एक सर्कल के चाप, तो जो हमारा हाफ मून स्टेक होता है कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार हमारा हाफ मून स्टेक होता है, ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार हमारा हाफ मून स्टेक होता है। ठीक है, यह हाफ मून स्टेक कुछ इस प्रकार होता है, और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बर्तनों के फ्लैंज बनाते हैं। यही बात कर रहा है, एक साथ एक सर्कल के चाप, और सर्कल के चाप की तरह कुछ होता है। यह देखिए, यह सर्कल की तरह होता है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हमारा आता है स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता। जो हमारा स्निप होता है वह पतली चादरों को काटने के लिए स्निप का प्रयोग करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक हमारा स्ट्रेट वाला होता है, एक हमारा क्या होता है? एक हमारा स्ट्रेट वाला आता है, और एक हमारा बेंट वाला आता है। कौन सा? दूसरा हमारा कौन सा है? बेंट वाला है। स्ट्रेट वाले का प्रयोग हम लोग करेंगे बड़े
वृत्त को काटने के लिए, बड़े वृत्त को काटने के लिए हम लोग स्ट्रेट का प्रयोग करेंगे, और बेंड का प्रयोग छोटे वृत्त को काटने के लिए, छोटे वृत्त में अगर कोई शीट काटना हो तो हम लोग बेंड का प्रयोग करेंगे। और जो इसका कटिंग एंगल होता है स्निप का, या इसकी जो आकार होता है वो कैंची के आकार का होता है। जैसे हमारी कैंची होती है कुछ इस प्रकार होती है कैंची, इस प्रकार हमारा क्या होता है स्निप भी होता है। ठीक है, जो इसका एंगल होता है वह 80 से 87 डिग्री होता है। एंगल ध्यान दीजिए, एंगल कितना होता है 80 से 87 डिग्री। और इसके स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता 1.2 mm होती है। यह पूछा गया क्वेश्चन है, स्निप की कटिंग क्षमता 1.2 mm। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिविट की फिर बात कर रहा है। रिविट में फ्लूट टाइप ज्वाइंट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम देखिए ये हमारी रिविट है, यह रिविट को हम लोग क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। रिविट को हमने जोड़ दिया, रिविट जुड़ चुकी है दोनों तरफ से। अब यहाँ पे प्लेटों को क्या करना है ठीक प्रकार से ज्वाइंट, लीक प्रूफ ज्वाइंट, जिसको हम लोग फ्लूट टाइप ज्वाइंट मतलब लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए यहाँ पे हमारा एक फ्लोरिंग टूल होता है। यह क्या करता है प्लेटों को क्या करता है पूरी ठीक प्रकार से दबा देता है, यानी लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए हम लोग फ्लोरिंग का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो मोटी शीट को काटना होता है हमारा शीयर आता है, लीवर शीयर। अगर हमारी पतली शीट थी तो हम लोग स्निप के द्वारा काट दे रहे थे, लेकिन मोटी शीट को काटने के लिए हम लोग शीयर का यूज करेंगे, लीवर शीयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग करते हैं? तो आप लोगों को हम बताए हैं अंतिम आकार देने का मतलब उसके हेड को बनाने के लिए, तो जो हमारा आता है रिवेट स्नैप। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रिवेट स्नैप। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का प्रत्येक क्वेश्चन और प्रत्येक डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हम उसको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेक की बात आ गई है। जो हमारा स्टेक का प्रयोग क्या होता है, शायद पहले तो यही पूछ देता है कि स्टेक का प्रयोग क्या होता है। तो स्टेक का प्रयोग हम लोग शायद शीट मेटल वर्क में करते हैं, और यह सहारा देने वाला टूल है। क्या करता है शीट मेटल वर्क में सहारा देता है, जाप को सहारा देता है। तो यहाँ पे बात किया फनल स्टेक। तो फनल स्टेक हमारा कुछ इस प्रकार होता है। इसका जो सिरा होता है किसके साइड समान होता है, नाग के फन के समान होता है। ठीक है, हैचेट स्टेक तो तीखे मोड़ शार्प बेंड, यानी जो हमारा हैचेट स्टेक होता है इसी का यूज हम लोग क्या करते हैं तीखे जोड़ बनाने के लिए। यानी हमें अगर कोई शार्प बेंड, हमें कोई शीट को मोड़ना है तो उसका वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे हैचेट स्टेक का प्रयोग करेंगे। बर्तनों के फ्लेंज में हम लोग हाफ मून स्टेक का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी आप लोगों को पीछे ही बताएंगे टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे। टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का उपयोग करेंगे। अभी बताएं हम लोग जिंक क्लोराइड का प्रयोग पीतल और टिन के लिए, टिन और पीतल के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, पीतल के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग करेंगे। रेजिन का उपयोग विद्युत कार्यों में करेंगे। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग आयरन और स्टील के लिए करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु में जोड़ किस सीम का उपयोग होता है। अभी ये DRDO में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो DRDO का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु में जोड़ किस प्रकार का सीम होता है। आप लोगों को हम बता दें डबल ग्रूवेट सीम होता है। क्या होता है, डबल ग्रूवेट सीम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा है रिविट इंटरफेरेंस क्या है। रिविट इंटरफेरेंस का मतलब होता है रिविट बनाने के लिए लंबाई, हेड बनाने के लिए लंबाई, रिविट के लिए रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल लंबाई। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रिवेटिंग के लिए आवश्यक कुल लंबाई हमारा क्या होता है, रिविट इंटरफेरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूरा है रिविट से ही क्वेश्चन हमारा है साइड किनारों से पहले रिविट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो सबसे पहले हम बता दें ये हमारी जो प्लेटें हैं हमने दो प्लेटों को जोड़ दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को कई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट क्लियर होंगे।
हमने यहाँ पे एक रिवेट लगाया, यहाँ पे एक रिवेट लगाया, यहाँ पे एक रिवेट लगाया और यहाँ पे एक रिवेट लगाया। ठीक, तो यहाँ पे कभी कभी पिच पूछ देता है, तो हमारी जो पिच होती है वह दो रिवेटों के बीच की दूरी हमारी क्या हो गई, जैसे यह रिवेट और इस रिवेट के बीच की दूरी हमारी क्या हो गई, ये पिच हो गई। ये हमारी साधारणतः पिच हो गई। और एक पिच हमारी जो होती है, इसको हम लोग बैक पिच बोलते हैं, यह दो रिवेट ऐसे होती है। इसको हम लोग समांतर ले रहे हैं, जो हमारी प्लेट की एज के समांतर ले रहे थे तो हमारी कौन सी थी, साधारण पिच थी। और प्लेट की एज के लंबवत ले रहे हैं, हमारी कौन सी पिच हो गई, बैक पिच हो गई। एक मार्जिनल पिच होती है जो रिवेट के सेंटर से और प्लेट के किनारों के तक की दूरी जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, मार्जिनल पिच होती है। अब यहीं पे बात करता है कि कितनी दूरी होती है, तो जो हमारी ये पिच होती है, तो साधारणतः जो पिच होती है साइड के किनारे से, वो हमारी क्या होती है, 2D। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो, कितना रखते हैं हम लोग, 2D। रिवेट के सेंटर से किनारों के बीच की दूरी 2D। और हम लोग पिच की बात करेंगे, दो रिवेटों के बीच की दूरी जो पिच होगी वो हमारी 3D। ध्यान दीजिए, पिच हमारी 3D और किनारों से रिवेट के बीच की दूरी हमारी 2D। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग युक्त संयुक्त बनाने के लिए, यानी लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए वही हमारा क्या हो जाएगा, फुलरिंग टूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अभी हम इसके बारे में जिक्र किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीट मेटल के कामों में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। जो हमारी लेड होती है वो आपको पता ही होगा, भारी भी होती है, नरम भी होती है, और इस पर क्षार का या तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एल्युमिनियम हमारी क्या होती है, उसकी अपेक्षा बहुत हल्की धातु है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। रिवेटिंग के लिए हमारा बॉल पिन हैमर होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद क्रॉस पिन हैमर जो हमारा होता है, इसका हैंडल क्या होता है, इसका हैंडल और इसके जो पिन होता है उसके सीध में होता है, नहीं क्रॉस होता है, 90 डिग्री पे होता है। इसका यूज हम लोग धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए करते हैं। और स्ट्रेट पिन में मतलब इसका पिन और हैंडल एक सीध में होता है, इसका यूज हम लोग कोनों पर चोट मारने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीट मेटल के कोनों पर कौन सा नाच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो जो हमारा स्लैंट नाच होता है वह 45 डिग्री पे कोण पर काटा जाता है। और नाच हम करते हैं, क्यों करते हैं आपको पता है, जब आप लोग कापी पर, अपनी कापी या बुक पर जो पीछे का जो कवर चढ़ाते थे तो क्या करते थे, जैसे हमारी ये इसको मोड़ना है, और मोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इसको मोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक कट लगा देंगे, इधर से कट लगा देंगे, तो वही वायर कट लगाते हैं, स्क्वायर नाच लगाते हैं, जैसा लगाते हैं वैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग करते हैं। तो पहले जो स्लैंट नाच होता है उसका एंगल 45 डिग्री, जो वायर नाच होता है उसका एंगल 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, स्क्वायर नाच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। यानी हमने जो 20 क्वेश्चन का टारगेट लिया था वो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, अब समाप्त होता है। और हमारे साथ आप जुड़कर हमारे चैनल पर फिटर थ्योरी की जो क्लासेस भी अपलोड है उसको भी देख सकते हैं। और फिटर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमने सबके वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप सबको एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों का फिटर से रिलेटेड कोई भी डाउट न रह जाए। अगर कहीं आप लोगों को कुछ कमी दिख रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हम उसको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।